Hello students, welcome to our an amazing channel SR Academy। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 मींस पार्ट 3 होगा, जिसमें हम अपने आगे के टॉपिक्स के बारे में कंप्लीट करेंगे। अगर हम लेक्चर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करें तो पार्ट 1 में हमने अपने ह्यूमन बींग्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक को कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम देखेंगे किस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह क्लास की शुरुआत करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या हमारे बेनिफिट है, क्या हमें वेरिएशंस देखने को मिलती है। तो वहां पे हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, जब हमारे दो इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हो, जिसमें एक हमारा मेल होता है और क्या होता है फीमेल। और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, यानी जो हमारा ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास हाफ कैरेक्टरिस्टिक मेल पेरेंट्स होंगी और हाफ कैरेक्टरिस्टिक फीमेल पेरेंट्स होंगे। इसी तरीके से हमने वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक को भी कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हमारा एंथर और फिलामेंट, यानी जिसको हम स्टेमन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है प्लांट के अंदर वो होता है स्टेमन, जिसमें स्टेमन किससे मिलके बना होता है एंथर प्लस फिलामेंट। इसी तरीके से जो हमारा फीमेल होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं। अब ये पिस्टिल और कार्पेल में क्या क्या देखने को मिलता है, स्टिग्मा प्लस स्टाइल और साथ ही साथ ओवरी, ये तीनों चीजें मिलकर किसकी फॉर्मेशन करेंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। देन हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, जिसमें हमने देखा कि जो फ्लावर्स हैं वो टू टाइप के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है हमारा इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें आइदर मेल एंड फीमेल ओनली वन, कोई एक प्रेजेंट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर। अगर हमारे पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम प्लांट से देखने को मिलते हैं तो उसे हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। इसी के साथ साथ हमने बाइसेक्सुअल प्लांट के बाद पॉलिनेशन के टॉपिक को कंप्लीट किया, जिसमें हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर टू टाइप का पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एक है हमारे पास इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा है हमारे पास इसमें क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेल्फ पॉलिनेशन की बात की जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन में अगर सेम फ्लावर का एंथर उसी के स्टिग्मा पे आकर ट्रांसफर होता है तो उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वहीं अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन को डिस्कस करें तो उसमें हमारा उसी प्लांट का जो एंथर है वो किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे जाके ट्रांसफर होता है। अब ये ट्रांसफरिंग किसके थ्रू होते हैं, इसके लिए हमारे पास एक एजेंट होते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गए। ये क्या करते हैं, अनदर प्लांट के पॉलन ग्रेन को किसी और प्लांट के स्टिग्मा पे ले जाके ट्रांसफर करते हैं, जिसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। और इस पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसी के साथ साथ हमने वहां पे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी बोलते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी नोटिस किया कि प्लांट के अंदर क्या देखने को मिलता है, डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अब इसमें कि अगर मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूं कि इनमें इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इसमें का इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एंड नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, और उसमें भी कौन सा डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, किस तरीके से होता है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये तो हो गई हमारे पूरे प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात कि हमने प्रीवियस लेक्चर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा।
अब हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हमें किन-किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लोअर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है वो भी कंप्लीट हो गया। प्लांट के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है उस पार्ट को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसके बारे में बात करनी है। यानी जो आज का लेक्चर होगा वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होगा। तो आज के टॉपिक्स क्या-क्या होने वाले हैं? सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या प्रोसेस होता है, हम उसके बारे में देखेंगे। देन हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करेंगे। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरीके से हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो हम अपने ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो क्या बोला गया है ह्यूमन बीइंग तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यानी इसमें हमारे टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होंगे। एक होगा हमारा इसके अंदर मेल एंड दूसरा होगा हमारा इसमें फीमेल। तो दो इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से हैं मेल और फीमेल। नेक्स्ट हमारे पास इसी में बोला गया है मेल पेरेंट प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म। जो हमारे मेल पेरेंट्स होते हैं वो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम स्पर्म बोलते हैं। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस करेंगे फीमेल गैमेट्स को जिसे हम क्या बोलते हैं ओवा। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है स्पर्म्स हैव टेल एंड देयरफॉर मोटाइल दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स इन टेस्टिस। ovum is bigger non-motile and only one ovary produce ovum in 1 month। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें कॉमन सा किसके बीच में स्पर्म और ओवम ओवा के बीच में तो वो हमारे की पॉइंट से डिफरेंस क्या है देखो। जो हमारा स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है मतलब उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है और जो हमारा ओवा होता है वो नॉन मोटाइल होता है। इसी के साथ जो हमारे स्पर्म्स होते हैं वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं यानी लार्ज नंबर होंगे इनके। लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होंगे कहाँ पर टेस्टिस में। और जो हमारा ओवर है वो बहुत फ्यू क्वांटिटी में या फिर फ्यू क्वांटिटी तो दूर की बात है इसमें सिर्फ ओनली वन ओवरी प्रोड्यूस वन ओवम। एक ओवम प्रोड्यूस होता है 1 मंथ में। कहाँ पर इन ओवरी। दूसरी चीज जो हमारे स्पर्म होता है स्पर्म के पास हमें टेल देखने को मिलती है जिसकी वजह से वो मोटिलिटी कैरी करते हैं मतलब वो मूवमेंट पाते हैं। इसी तरीके से जो हमारा ओवा होता है वो साइज में तो लार्ज होगा देखो स्पर्म जो होगा उसकी टेल है लेकिन इसका जो साइज है वो स्मॉल होगा लेकिन ओवम का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ये नॉन मोटाइल होते हैं और ये हर मंथ ओवरी से एक ही रिलीज होते हैं। नेक्स्ट बोला गया है देयर इज नो फूड स्टोर्ड इन द स्पर्म वेयर एज ओवा कंटेन स्टोर्ड। यहाँ से एक की पॉइंट और खेलना स्पर्म में हमारे पास कोई नो स्टोरेज ऑफ फूड यहाँ पे फूड की स्टोरेज नहीं होती लेकिन जो हमारे ओवा है उसके अंदर फूड की स्टोरेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है both the gametes are microscopic unicellular and have half the number of chromosomes as compared to the body cell। ये बोला गया है कि देखो जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम के होते हैं। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी टोटल कितने हो गए 46। लेकिन जो हमारा स्पर्म होता है
उसके अंदर कितने देखने को मिलते हैं? 23। और जो हमारा ओवा होता है उसके अंदर भी टोटल कितने होते हैं? 23। क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी है ये दोनों सेल्स हमारे यूनिसेल्युलर है और इनके पास जो हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी टोटल ओवर ऑल बॉडी में अगर 46 है तो यूनिसेल्युलर जो हमारी ये स्पर्म और ओवा है इनके अंदर कितने होंगे? 23। तो यहाँ पर तो बता दी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग में जिसमें 2 इंडिविजुअल इन्वॉल्व है, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे एंड फीमेल गैमेट, फीमेल पेरेंट फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। जो हमारे फीमेल गैमेट्स होते हैं यानी ओवा वो नॉन मोटाइल होता है। पर मंथ ओवरी से 1 ओवम रिलीज होता है। ये लार्ज होते हैं साइज में, इनके अंदर फूड स्टोरेज देखने को मिलती है। लेकिन वही अगर हम स्पर्म की बात करें, स्पर्म हमारे नॉन मोटाइल होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इन टेस्टिस, हमारे टेस्टिस के अंदर लार्ज नंबर में जो हमारे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। साथ ही साथ ये जो होते हैं इनका जो स्पर्म होता है इसमें स्टोरेज ऑफ फूड देखने को नहीं मिलती और ये साइज में स्मॉल होते हैं और इनके पास टेल पाई जाती है जिसकी वजह से ये मूवमेंट को शो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या बोला गया है? देखो, ह्यूमन बीइंग्स बिकम रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली कब एक्टिव होते हैं? जैसे ही वो प्यूबर्टी की एज में आएंगे। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द पीरियड ड्यूरिंग एडोलसेंस when the rate of general body growth begins to slow down and reproductive tissues begin to मैच्योर। मतलब प्यूबर्टी हमारा वो पीरियड है जिसमें हमारे जो एडोलसेंस होते हैं व्हेन द रेट ऑफ बॉडी, हमारी जो बॉडी है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी? वो स्लो डाउन हो जाएगी और जो हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू है वो मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन ह्यूमन मेल्स इज बिटवीन 11 टू 13 ईयर्स ऑफ एज। जो हमारी प्यूबर्टी की एज होती है ह्यूमन बींग्स में मेल के अंदर वो होती है 11 टू 13 ईयर। इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर जो हमारी प्यूबर्टी की एज देखने को मिलती है वो होती है 10 टू 12 ईयर। नेक्स्ट बोला गया है प्यूबर्टी की स्टेज पे, यानी जो प्यूबर्टी पीरियड चल रहा होता है एडोलसेंस के टाइम पे, प्यूबर्टी इज एसोसिएटेड विद मैनी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस इन बॉयज एंड गर्ल्स which occur slowly over a period of time. These are called secondary sexual characters। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है secondary sexual characters। तो प्राइमरी कौन से होंगे? प्राइमरी हमारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होंगे उसमें होगा जो भी हमारे बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव फीचर्स है वो मैच्योर होना स्टार्ट हुए, यानी ये हो गया प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स उसमें क्या होता है? जो हमारे मेल्स और फीमेल्स हैं उनकी प्यूबर्टी की एज क्या है? मेल की है 11 टू 13, फीमेल की है हमारी 10 टू 12। तो प्यूबर्टी की एज के दौरान चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो दोनों के अंदर हमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ फिर कम भी होने लगते हैं। और इसी चेंजेस को या फिर ये जो हमारे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इन्हीं कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है देखो प्यूबर्टी के दौरान हमारी बॉडी में चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फॉर इंस्टेंस thick dark hair start growing in new parts of the body such as armpits and genital area between the thighs। ये कॉमन जो है ये कॉमन डिफरेंस या फिर ये बोलो
यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या कॉमन चेंजेस होते हैं मेल और फीमेल में प्यूबर्टी के दौरान। तो सबसे पहले बोला गया है पॉइंट में, थिक और डार्क हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे आर्मपिट एरिया में और जेनाइटल एरिया में। नेक्स्ट में बोला गया है थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स, हमारी जो हेयर की थिकनेस है यानी वो थिन थिन से हेयर प्रेजेंट होंगे लेग्स में, आर्म्स में, फेस पे। जो हमारी स्किन हो जाएगी मेल और फीमेल की वो ऑयली होना स्टार्ट होगी, पिंपल्स होने शुरू हो जाएंगे फेस के ऊपर। Individuals become more conscious of their bodies, become more independent, more aggressive, etc. तो प्यूबर्टी की एज में जो हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल, दोनों की बॉडीज में क्या होंगे, थिन हेयर्स की ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाएगी, फेस पे हेयर की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, स्किन जो होगी वो ऑयली होगी, उसमें पिंपल्स आने लगेंगे फेस के ऊपर। और जो हमारे इंडिविजुअल्स है उनके अंदर एग्रेसिवनेस यानी गुस्सा काफी ज्यादा देखने को मिलता है। वो क्या करते हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए एग्रेसिव होते हैं, कॉन्शियस होते हैं। तो ये सारे चेंजेस क्या है, ये ऐसे कॉमन चेंजेस हैं जो हमें मेल के अंदर भी देखने को मिलेंगे और फीमेल के अंदर भी। अब नेक्स्ट हमारे पास देखो ये कॉमन चेंजेस तो मैंने बता दिए। अब बॉयज में कुछ चेंजेस अलग होते हैं, गर्ल्स में कुछ चेंजेस अलग होते हैं, वो क्या है। तो बोला गया है इन केस ऑफ बॉयज, बॉयज के केस में बियर्ड एंड मस्टेच स्टार्ट अपीयरिंग। जो हमारे बॉयज होते हैं उनमें बियर्ड आने शुरू हो जाती है। बॉयज जो होगी उनकी क्रैक होने लगेगी, भारी होने लगती है। जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होंगे, साथ ही साथ जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे वो स्पर्म प्रोड्यूस करना भी लगेंगे, यानी जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। वहीं अगर गर्ल्स के बारे में बात की जाए, इन केस ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स में जो उनका ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगेगा। उनकी जो स्किन ऑफ द निपल्स, निपल्स की जो स्किन है वो डार्क होने लगेगी एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट, और उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा। The act of mating between the male and female partner is termed as copulation. मेटिंग होगी अगर मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में, उस एक्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉपुलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर होगी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मेन बेसिक बेसिक बात की प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मेल और फीमेल में। अब हम करेंगे अपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स, देन उसमें उनके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोले तो देखो यहाँ पे हमारे पास इजली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल के अंदर से गैमेट्स रिलीज होते हैं उनका क्या नाम है, स्पर्म। तो ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है ये किनका स्ट्रक्चर है, ये है हमारे मेल गैमेट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म। गैमेट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं।
तो जो हमारे मेल गैमेट्स हैं यानी मेल सेक्स सेल्स हैं उनको क्या उनका क्या नाम है? स्पर्म। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास लार्ज बॉल से दिख रही होगी। ये लार्ज बॉल क्या है? ये है हमारा ओवा, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट्स या फिर फीमेल सेक्स सेल्स। तो ये हो गए हमारे फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे ऑलरेडी पिक्चर गिवन थी, इस वजह से पिक्चर को क्लियरली विजिबल थी, जिसमें हम स्पर्म को भी देख पा रहे हैं, हम ओवा को भी। फिलहाल तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है? तो यहाँ पे बोला गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। अब हम एक एक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्या दे रखा है? वन पेयर ऑफ टेस्टिस, एक पेयर होता है टेस्टिस का। वन पेयर ऑफ टेस्टिस का मतलब ये है कि जहाँ पे जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगी वो कितनी होंगी? टू। साथ ही साथ हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें एक सिस्टम ऑफ डक्ट्स होगा, जिसके अंदर हमारे क्या क्या इन्वॉल्व है? एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस और द स्पर्म डक्ट जिसे बोलते हैं हम, और साथ ही साथ यूरेथ्रा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है, यानी टोटल दो टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे डक्ट्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है। वो डक्ट्स कौन सी है? फर्स्ट है हमारी एपिडिडाइमस, सेकेंड है हमारी वास डिफरेंस। देखो जो ये वाला पोर्शन है हमारा ब्राउनिश कलर का इसमें शो हो रखा है, ये है हमारा एपिडिडाइमस। और इसी एपिडिडाइमिस से जो हमारी ये पतली सी डक्ट जा रही है इसी को हम बोलते हैं वास डिफरेंस। अब ये जो वास डिफरेंस है इसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से जो हमारा स्पर्म है वो ट्रेवल होकर के एपिडिडाइमिस से कहाँ आता है? यूरेथ्रा पे। नेक्स्ट हमारे पास डक्ट्स में वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट के बाद ये है यूरेथ्रा। देखो जो हमारा वास डिफरेंस है वो यहाँ पर आने के बाद पेनिस वाले रीजन से क्या हो जाता है? उसका नाम यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा क्या है? यूरेथ्रा हमारा वो पार्ट है जिससे बॉडी से मेल के स्पर्म बाहर को निकलते हैं। देन है अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सबसे पहली ग्लैंड है हमारे पास सेमाइनल वेसिकल, सेकंड ग्लैंड है इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड एंड थर्ड है इसमें कॉपर्स ग्लैंड। अब कॉपुलेटरी ऑर्गन कॉल्ड अ पेनिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यहाँ पे हमने टोटल कितने पार्ट्स देखे? फोर। पहला है पेयर ऑफ टेस्टिस, उसके बाद डक्ट्स का सिस्टम प्रेजेंट है जिसके अंदर टोटल तीन डक्ट्स हैं, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस जिसे हम स्पर्म डक्ट बोलते हैं, और थर्ड है हमारे पास यूरेथ्रा। इसी तरीके से ग्लैंड्स प्रेजेंट है। पहली ग्लैंड है हमारी सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें, और साथ ही साथ थर्ड है हमारी कॉपर्स ग्लैंड। तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में गिवन है सेमाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में दे रखा है, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में गिवन नहीं है। इसी तरीके से कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जिसको हम पेनिस बोलते हैं। तो अब ये तो हो गया हमारे मेल रिप्रोडक्टिव के सारे सिस्टम के अंदर के कंपोनेंट्स के क्या क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे? इन सारे कंपोनेंट्स यानी इन सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रखा है वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम। तो देखो हमारे पास अभी हमने देखा नोट
कि जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टोटल 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, यानी 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। अब ये 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट कहाँ होती है, तो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम के अंदर क्या देखने को मिलती है, टेस्टिस। ये तो कितनी प्रेजेंट होंगी, टोटल 2, विच लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होंगी। हेंस दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल इन पोजीशन। तो हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसी के बाहर जो एक्स्ट्रा पोजीशन है, ये क्या है, स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है। ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वाले रीजन में क्यों है, देखो इसका रीजन ये है, दिस इज सो बिकॉज द टेस्टिस हैव टू बी मेंटेन अ 1 to 3 डिग्री लेसर टेम्परेचर देन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस फंक्शनल स्पर्म्स। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बट जो स्क्रोटम रीजन होता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड है, उनका जो टेम्परेचर होना चाहिए स्क्रोटम का, वो होता है 37 डिग्री से 1 or 3 डिग्री लेस। इट कैन बी 35 डिग्री टू 33 डिग्री टू 35 डिग्री, आइदर 34 डिग्री टू 36 डिग्री टेम्परेचर। रीजन क्या है, देखो जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है, और टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस कराना। तो स्पर्म को प्रोड्यूस कराने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री टेम्परेचर कम होना चाहिए, ताकि जो टेस्टिस है वो स्पर्म को प्रोडक्शन कर सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ टेस्टिस। अब हम टेस्टिस के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टेस्टिस का फंक्शन है टू प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। देखो यहाँ पे एक हार्मोन का भी नाम गिवन है, वो क्या है, जो हमारा मेल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा हार्मोन देखने को मिलता है, टेस्टोस्टेरोन। जो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन जो भी हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक बियर्ड्स का आना, वॉइस में चेंज होना, ये सारी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से हॉर्मोन्स की वजह से आती है, टेस्टोस्टेरोन। तो इसमें बोला गया है टू प्रोड्यूस अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा स्पर्म को प्रोड्यूस करने में, एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल। एज वेल एज यानी जो भी हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेल्स के अंदर, उन सबको प्रोड्यूस करने में किसका हेल्प होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है अटैच टू ईच टेस्टिस इज अ हाईली कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड एपिडिडाइमिस। देखो तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम गिवन है, इस डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो हमारा टेस्टिस वाला रीजन है, ये टेस्टिस किसके साथ कॉइल्ड हो रखा, टेस्टिस किसके साथ अटैच है, ये हमारे एपिडिडाइमिस के साथ अटैच है। और ये जो हमारा एपिडिडाइमिस होता है ये हाईली कॉइल्ड ट्यूब होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, द स्पर्म्स आर स्टोर्ड हेयर एंड दे मैच्योर इन द एपिडिडाइमिस। देखो यहाँ पे अगर मैं टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म, ठीक है। तो टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा। ये जो हमारे स्पर्म है वो इस एपिडिडाइमिस में आकर क्या हो जाएंगे, स्टोर होंगे और साथ ही साथ मैच्योर होंगे। कहाँ पर, स्पर्म स्टोर
एंड मैच्योर इन एपिडिडाइमस, हर एक एपिडिडाइमस देन क्या, सॉरी, जो एपिडिडाइमस है वहां पे स्पर्म स्टोर हो गए, मैच्योर हो गए। अब ये एपिडिडाइमस आगे जाके किसकी फॉर्मेशन करेगा, वास डिफरेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट। Each epididymis leads into the sperm duct और the vas deferens। ये जो हमारा एपिडिडाइमिस है वो लीड करेगा वास डिफरेंस यानी स्पर्म डक्ट के साथ। उसके बाद ईच वास डिफरेंस राइजेज अप एंड एंटर्स इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारा वास डिफरेंस है वो कहाँ पर एंटर करेगा, एब्डोमिनल कैविटी पे। देन इट यूनाइट्स विद द डक्ट कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू फॉर्म अ कॉमन डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा which passes through the penis and opens to the outside। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा एपिडिडाइमिस है वो आगे चल के लीड करेगा वास डिफरेंस को। ये जो वास डिफरेंस है यानी स्पर्म डक्ट है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करेगा। देन एब्डोमिनल कैविटी से होते हुए क्या होगा, देखो एब्डोमिनल कैविटी के पास हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। देन यूरिनरी ब्लैडर की डक्ट और जो हमारी वास डिफरेंस है ये दोनों ओपन होंगे यूरेथ्रा में। और देन यूरेथ्रा क्या होगा, यूरेथ्रा हमारा पासेस थ्रू पेनिस और जो पेनिस है वो ओपन हो जाएगा आउटसाइड में। along the way the ducts of the three glands also open and pour their secretions into the vas deferens। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 ग्लैंड प्रेजेंट थी, एक था हमारा सेमाइनल वेसिकल, देन दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों ग्लैंड्स क्या करेंगी, ये तीनों ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को कहाँ पर भेजेंगी, वास डिफरेंस पे। अब ये सिक्रीशन से होगा क्या, इस सिक्रीशन से जो हमारे स्पर्म है उनको नरिशमेंट मिलती है, साथ ही साथ जो हमारे स्पर्म है वो वास डिफरेंस से यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस पर आते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ वास डिफरेंस। इट इज मीन फॉर द पैसेज ऑफ द स्पर्म्स इन द मेल बॉडी। तो जो हमारा वास डिफरेंस है स्पर्म डक्ट है, इसका मेन काम क्या है, ये पैसेज होता है स्पर्म का जो एपिडिडाइमिस से स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर के जाएगा। देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है हमारी ग्लैंड्स के, तो ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप के सिक्रीशंस को जो प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन एज वेल एज मीडियम फॉर लोकोमोशन टू द स्पर्म। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह तक। तो जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनका मेन फंक्शन ये है कि अपने अंदर से वो सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उनको लोकोमोशन के लिए भी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास गिवन है the secretion of the three glands along with the sperm is known as semen। यानी अगर हमारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन और स्पर्म दोनों को अगर हम बोलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, सीमन। सीमन में क्या होता है, सीमन में हमारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन भी होती है, साथ ही साथ स्पर्म भी प्रोड्यूस हुए होते हैं। देन सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म। जो हमारे सेमाइनल वेसिकल्स हैं और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेन काम क्या था सेमाइनल वेसिकल का और प्रोस्टेट ग्लैंड का, ये क्या करेंगे अपनी सिक्रीशन को स्पर्म्स के साथ ऐड करेंगे और ये जो फ्लूइड होगा वो प्रोवाइड करेगा जो भी हमारे स्पर्म्स है उनको नरिशमेंट और उनके ट्रांसपोर्ट को इजी बनाएगा। तो यहाँ का जो मेन फंक्शन है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में ग्लैंड्स के फंक्शन पूछा जाता है कि ग्लैंड के क्या फंक्शन है और कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो वहां पे हमें बस इतना लिखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोस्टेट ग्लैंड और हमारा सेमाइनल वेसिकल एंड कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो अपनी सिक्रीशंस को वास डिफरेंस में रिलीज करते हैं, जिससे जो हमारा स्पर्म है उन्हें नरिशमेंट मिलती है, साथ ही साथ उनका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है।
तो यहाँ पर होता है हमारा आज का लेक्चर फिनिश, जिसमें हमने किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहले आज का जो हमारा मेन लेक्चर था वो था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सबसे पहले बात करी थी कि ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसमें हमने चेंजेस एट प्यूबर्टी के बारे में पढ़ा कि प्यूबर्टी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी की एज क्या होती है। तो जो हमारी प्यूबर्टी है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर इट कैन बी मेल इट कैन बी फीमेल, कितनी एज होती है 12 टू 15 ईयर्स। ठीक है, साथ ही साथ प्यूबर्टी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो जो कॉमन चेंजेस थे मेल और फीमेल में वो ये थे कि उनकी जो हेयर ग्रोथ है वो थिक हो जाती है, थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनाइटल एरिया। नेक्स्ट हमने देखा था कि उनकी जो स्किन है वो क्या हो जाएगी, ऑयली हो जाती है, स्किन बिकम्स ऑयली, मे रिजल्ट इन पिंपल्स। देन मेल में जो प्यूबर्टी के टाइम पे चेंजेस होते हैं जो मेल के अलग है फीमेल के अलग, तो जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है उनके फेस पे, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस। नेक्स्ट हमने देखा था उसमें वॉइस जो होती है मेल की वो क्रैक होने लगती है, वॉइस बीइंग्स टू क्रैक। इसी तरीके से अगर फीमेल में हम चेंजेस देखें प्यूबर्टी के दौरान, तो सबसे पहले हमने चेंजेस वहां पे पढ़ा था कि जो उनके ब्रेस्ट साइज है वो इंक्रीज होने लगते हैं, यानी ब्रेस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज। एंड नेक्स्ट पॉइंट था हमारा गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, जो हमारी गर्ल्स है उनके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, जिसमें हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला टू नंबर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम वन पेयर ऑफ टेस्टिस भी बोलते हैं। सेकंड डक्स प्रेजेंट होती हैं, वो डक्स कौन सी हैं, फर्स्ट है हमारा इसमें एपिडिडाइमस, सेकंड है हमारा इसमें वास डिफरेंस जिसको हम स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, थर्ड है हमारा इसके अंदर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के बारे में एक चीज और यहाँ पे क्लियर की जाएगी, जो यूरेथ्रा है वो हमारा कॉमन पैसेज है किसके लिए, फॉर यूरिन एंड स्पर्म। देन थर्ड पॉइंट हमने वहां पे ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करा, कौन कौन सी ग्लैंड्स थी, एक थी हमारी उसमें सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड थी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड थी हमारी उसमें कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। देन फोर्थ हमारे पास पेनिस एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, ह्यूमन बींग्स में जो जो हमारे प्यूबर्टी के दौरान चेंजेस हैं उनके बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, किस तरीके से एक ह्यूमन बींग्स को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की देखभाल करनी चाहिए और किस तरीके से हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स को और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।